हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है ये किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंटनी वैन लीeuwenhoek। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को जो है लुइस पास्चर जो है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी हुई है। यहाँ पर जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी यदि पूछा जाए तो उसका राइट आंसर रहेगा एंटनी वैन लीeuwenhoek। और क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एसेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक सर्जरी। यहाँ पर पूछा गया है एसेप्टिक और एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है। ऑप्शन नंबर ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी इज जोसेफ लिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। उसके बाद पूछा गया है एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन जो है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी इज लेजर, ऑप्शन नंबर सी इज पाउल एलरिच एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉफर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की डिस्कवरी भी लुइस पास्चर ने की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स बाय एनोफिल्स मॉस्क्यूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मलेरिया पैरासाइट है वो एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, यह डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लॉयस्टीन, ऑप्शन नंबर बी इज लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी इज सर रोनाल्ड रॉस एंड ऑप्शन नंबर डी इज जोसेफ लिस्टर। हमें बताना है कि जो मलेरिया का पैरासाइट है जो कि एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, यह डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सर रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है मलेरिया पैरासाइट जो है वो एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, इस पर डिस्कवरी की गई थी। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड इन काला अजहर। यहाँ पर पूछा गया है कि काला अजहर जो डिसीज कंडीशन होती है अगर इसके कारण देखा जाए तो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एड्रिनल ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज लंग्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन। काला अजहर डिसीज कंडीशन जो है ये लशमेनिया नाम का जो पैरासाइट होता है इसके कारण होती है।
और काला अज़र डिसीज़ कंडीशन में जो है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो ये सभी अफेक्ट होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियरली जो अफेक्ट होता है वो स्प्लीन अफेक्ट होती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ फंगाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकेटेशिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ क्लैमिडिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फंगाई। फंगाई जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है। फंगाई जो है ये यूकैरियोट्स में आता है, क्योंकि फंगाई जो है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ये एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और प्रोकैरियोट्स मतलब होता है कि जो सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। और यूकैरियोट्स मतलब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो वो सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूकैरियोट्स में आते हैं। और वैसे ही फंगाई जो है ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक्स में रखा गया है। उसके बाद पूछा गया है द ऑर्गन्स ऑफ अडहेशन इन बैक्टीरिया आर। यहाँ पर पूछा गया है कि बैक्टीरिया में ऐसा ऑर्गन कौन सा होता है जो एडहेशन करने में, जो भी किसी ऑब्जेक्ट से चिपकने में जो है हेल्प करता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सिंपल लेयर, ऑप्शन नंबर बी इज फिम्ब्री, ऑप्शन नंबर सी इज फ्लैजिला एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैप्सूल। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फिम्ब्राई। फिम्ब्राई जो होती है बैक्टीरिया में, इसे शॉर्ट अटैचमेंट पिलाई भी कहते हैं। और ये क्या करती है, जो भी होस्ट की सरफेस एरिया रहता है वहाँ पर जाकर अटैच करने में हेल्प करता है। अटैच करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये कॉलोनी अपनी फॉर्म करते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। तो जो फिम्ब्राई है यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट एट 121 डिग्री सेल्सियस इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं मॉइस्ट हीट के द्वारा और जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो उसके लिए टाइम कितना रखना चाहिए, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितनी देर के लिए हम रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 45 minutes and option number D is 3 minutes. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 मिनट्स रहना चाहिए। यदि 121 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्परेचर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन इज। यहाँ पर पूछा गया है स्टरलाइजेशन यदि हम कर रहे हैं हॉट एयर ओवन में तो फिर कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। यदि हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 160 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और जो टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 to 2 आवर रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है ऑल द फॉलोइंग आर मोटाइल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो भी बैक्टीरिया दिए गए हैं ये सभी मोटाइल है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज शिगेला, ऑप्शन नंबर बी इज एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर सी इज विब्रियो कोलेरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंटरबैक्टर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए शिगेला। शिगेला जो बैक्टीरिया है ये मोटाइल बैक्टीरिया नहीं है। मोटाइल मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। बाकी यहाँ पर एस्चेरिया कोलाई, विब्रियो कोलेरा एंड एंटरबैक्टर जो है ये मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं। शिगेला जो है ये एक प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अनएरोबिक बैक्टीरिया है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर फॉर्म नहीं करता है, नॉन मोटाइल है। शेप इसका जो है रॉड शेप रहता है। ये एस्चेरिया कोलाई से क्लोजली रिलेटेड टाइप का बैक्टीरिया है। उसके बाद पूछा गया है फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एंडोस्कोप शुड बी स्टरलाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो एंडोस्कोप है वो किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ग्लूट्रेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी इज गामा रेडिएशंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एथिलीन ऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ग्लूट्रेल्डिहाइड। एंडोस्कोप जो है ये ग्लूट्रेल्डिहाइड के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद पूछे गया है डिस्पोजेबल मेडिकल आर्टिकल्स आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो डिस्पोजेबल मेडिकल आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम डिस्पोज कर सकते हैं उन्हें किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर बी इज केमिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज गामा रेडिएशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्राई हीट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी गामा रेडिएशंस। जो डिस्पोजेबल मेडिकल आर्टिकल्स होते हैं उन्हें गामा रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनमें से किसी टाइप के जो टेम्परेचर है उस पर ग्रो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज -20 डिग्री सेल्सियस टू -7 डिग्री सेल्सियस, option number B is 7 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, option number C is 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius and option number D is 55 degrees Celsius to 80 degrees Celsius। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में या फिर बोल सकते हैं कि ये इस टाइप के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो एटलीस्ट 8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 113 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर रहेगा इसमें यदि कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें मीजोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इज बेस्ट मेजर्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि सिफिलिस का जो ट्रीटमेंट है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज VDRL टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज TPHA टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज FTA ABS टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट के द्वारा जो सिफिलिस है इसे मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एनिमल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ट्रेपोनीमा पैलेडियम इज। जो ट्रेपोनीमा पैलेडियम बैक्टीरिया होता है इसकी स्टडीज़ करने के लिए, पैथोलॉजिकल स्टडी करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली एनिमल यूज़ किया जाता है उसे बताना है। कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है ट्रेपोनीमा पैलेडियम की स्टडी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ ज्विनिया पिग, ऑप्शन नंबर बी इज़ रैबिट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ माउस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मंकी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रैबिट्स। रैबिट्स को जो है यूज़ किया जाता है पैथोलॉजिकल स्टडी के लिए जब ट्रेपोनीमा बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। रैबिट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल मॉडल इन स्टडीज ऑफ सिफिलिस बिकॉज द पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ रैबिट आफ्टर इन्फेक्शन विद ट्रेपोनीमा पैलिडियम आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमंस। रैबिट को इसलिए चूज़ किया जाता है पैथोलॉजिकल स्टडी के लिए क्योंकि इसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं सिफिलिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के बाद, वो सिमिलर रहते हैं ह्यूमन बींग्स से, जो कि ह्यूमन बींग्स में सिम्टम्स अराइज होते हैं उसी से रिलेटेड रहते हैं। इसलिए रैबिट को जो है चूज़ किया जाता है ट्रेपोनीमा की स्टडी करने के लिए। उसके बाद पूछा गया है विच इज़ अ जूनोटिक डिसीज़। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है जूनोटिक डिसीज़ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉरिजा, ऑप्शन नंबर बी इज एंथ्रैक्स, ऑप्शन नंबर सी इज टाइफॉइड और ऑप्शन नंबर डी इज टिटनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रैक्स। जूनोटिक डिसीज मतलब होता है कि जो एनिमल्स में होने वाली डिसीज है। तो जो एंथ्रैक्स है ये एंथ्रैक्स इज अ कॉज बाय अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि मोस्ट कॉमनली एनिमल्स को अफेक्ट करता है एंथ्रैक्स डिसीज़। और यदि ऐसा एनिमल जो कि एंथ्रैक्स डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट हो और फिर वही इन्फेक्टेड एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आए तो उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में भी ये डिसीज़ कंडीशन ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रैक्स। उसके बाद पूछा गया है द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉज ऑफ प्राइमरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होने वाला जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर बी सिमोनाज एरियोगिनोसा, ऑप्शन नंबर सी इज एस्चेरिया कोलाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटियस स्पेसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का बैक्टीरिया है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है। उसके बाद पूछा गया है द बैक्टीरियल एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस इज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा बैक्टीरियल एजेंट जो कि एंडोकार्डाइटिस को कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ऑप्शन नंबर बी इज एंटेरोकोकाई, ऑप्शन नंबर सी इज हीमोफिलस स्पीसीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जो है सेप्टिसीमिया होने का क्या मेन कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर 3 इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड ऑप्शन नंबर डी इज बैक्टेरॉइड्स स्पेसीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिया कोलाई।
तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कारण जो सेप्टिसीमिया होता है वो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेनिसिलिन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है पेनिसिलिन जो है इन सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोकोकल, ऑप्शन नंबर बी इज स्टैफिलोकोकल, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूमोकोकल एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेनिंजोकोकल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्टैफिलोकोकल। पेनिसिलिन जो है ये स्टैफिलोकोकल के अगेंस्ट में वर्क नहीं करती है। स्ट्रेप्टोकोकल, नीमोकोकल और मेनिंजोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि है तो उस टाइम पर हम पेशेंट को पेनिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है ऑल द फॉलोइंग आर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन एक्सेप्ट। ये सभी जो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज मम्प्स वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी इज मीजल्स वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी पर्ट्यूसिस वैक्सीन। पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, ये किल्ड वैक्सीन में आता है। पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो है ये वुपिंग कफ से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है और ये किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद पूछा गया है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस अकर्स ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर इसका कारण बताना है किस कारण से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लड के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी विया इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आने के कारण। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो यदि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा होगा इसमें से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है ये इन्फेक्टेड पेशेंट के जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं उनके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपलेट्स। उसके बाद पूछा गया है हेपेटाइटिस बी कैन बी स्प्रेड इन अ हॉस्पिटल थ्रो। यहाँ पर पूछा गया है हेपेटाइटिस बी जो है वो हॉस्पिटल में कैसे स्प्रेड हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज स्किन स्केल्स, ऑप्शन नंबर सी इज फूड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड। ड्रॉपलेट के द्वारा हो सकता है, स्किन के जो स्केल्स होते हैं उसके द्वारा हो सकता है, फूड के द्वारा हो सकता है या फिर ब्लड के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ब्लड। हेपेटाइटिस बी जो है ये ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है विच इम्यूनोग्लोब्युलेंस दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज। यहाँ पर इनमें से कौन से टाइप के इम्यूनोग्लोब्युलेंस हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज IgG, ऑप्शन नंबर बी इज IgM, ऑप्शन नंबर सी इज IgD एंड ऑप्शन नंबर डी इज IgA। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए IgG। IgG इम्यूनोग्लोब्युलेंस जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। उसके बाद पूछा गया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी इज। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो इनमें से जो है ग्राम पॉजिटिव बेसिलस है, ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, ग्राम पॉजिटिव कोकस है या फिर ग्राम नेगेटिव कोकस बैक्टीरिया है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के अंदर आता है। उसके बाद पूछा गया है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रोब। यहाँ पर पूछा गया है कि डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी जो है वो इनमें से कौन से माइक्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज स्पायरोकैट्स, ऑप्शन नंबर बी इज फंगाई, ऑप्शन नंबर सी इज माइकोप्लाज्मा एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिकेटेशिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पायरोकैट। स्पायरोकैट जो है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शेप दिख रहा है, इस तरीके का जो स्पाइरल शेप रहता है, स्पाइरल शेप वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं ये स्पायरोकैट्स कहलाते हैं और ये जो है ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए जो है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी जो है ये परफॉर्म की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू एन इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट। यदि एक पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वाला पेशेंट है, तो इनमें से कौन सा वैक्सीन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज रुबेला वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी इज निमोनिया वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रुबेला वैक्सीन। रुबेला वैक्सीन जो है हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है यदि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, तो बाकी ये वैक्सीन जो है इन्हें हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।